नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानून वाला पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया वाला है 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पुराना वाला है 1872, इसका अधिनियम संख्यांक 27 है नए वाले का और पुराने वाले का अधिनियम संख्यांक 1 था। इनकी धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि पहले कौन सी धारा थी और अब कौन सी धारा है, और इसके साथ साथ नई धारा कौन सी जोड़ी गई है और कौन सी धारा को साक्ष्य अधिनियम से हटा दिया गया है। तो हम लोग धारा, उसका शीर्षक उस धारा के अंतर्गत, और पुराने वाले में धारा और उसके अंतर्गत शीर्षक क्या था। तो जो पहली धारा थी पुराने में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। नए में भी यही है, संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ। लेकिन यहाँ पर लागू होना था, नए वाले में लागू होना हो गया है, पहले क्या था, विस्तार। दूसरी जो धारा थी 1872 एविडेंस एक्ट 1872 में, वो थी निर्वचन खंड, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। उसकी जगह अब नए वाले में दूसरी धारा है परिभाषा खंड। ये महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। दूसरा, पुराने वाले में निर्वचन खंड के अंतर्गत जो धारा 3 थी निर्वचन खंड, उसी में ही धारा 3 का क्लॉज 1 में न्यायालय की परिभाषा थी। नए वाले में धारा 2 परिभाषा खंड हो गई और 2(1) के अंतर्गत सब धारा का में न्यायालय की परिभाषा दी गई है। इसी तरह 4 पैरा 3 में निश्चयात्मक सबूत दिया गया था और नए वाले में 2 खा के अंतर्गत निश्चयायक सबूत दिया गया है। ना साबित, डिस्प्रूव 3 पैरा 8 में पुराने वाले में और नए में 2(1) गा में। दस्तावेज डॉक्यूमेंट 3(5) में था, नए में 2(1) घा में है। साक्ष्य की परिभाषा जो थी वो 3 पैरा 6 में थी, अब धारा 2 की उपधारा 1 या में है। तथ्य यानी कि फैक्ट की जो परिभाषा थी वो 3 पैरा 2 में थी, अब 2 उपधारा 1 की उपधारा 4 यानी कि F के अंतर्गत फैक्ट की परिभाषा है। वहीं विवादक तथ्य फैक्ट इन इशू की परिभाषा 3 पैरा 4 में थी और अब 2(1) छा के अंतर्गत विवादक तथ्य फैक्ट इन इशू की परिभाषा है। इसके साथ साथ पहले उपधारणा कर सकेगा में प्रिज्यूम की जो परिभाषा थी वो 4 पैरा 1 में थी, अब 2(1) H यानी कि जा में उपधारणा कर सकेगा की परिभाषा आ गई है। पहले 3 पैरा 9 में साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव की परिभाषा थी, अब 2(1) छा में आ गई है। पहले ना साबित प्रूव की परिभाषा कितने थी, कोई भी तथ्य या कोई भी फैक्ट या कोई भी सबूत अगर साबित है तो उसकी परिभाषा कब माना जाएगा कि वो साबित है, उसकी क्या परिभाषा है, पहले 3 पैरा 7 में थी, अब 1(2) धारा 1 की इंजिया यानी कि जे में है ना साबित प्रूव। पहले 3 पैरा 3 में सुसंगत रिलेवेंट की परिभाषा थी, अब 2(1) टा 2(1) के में है सुसंगत की परिभाषा। 4 पैरा 2 में उपधारणा कर सकेगा, सेल्फ प्रिज्यूम या उपधारणा, ठीक है, उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा कर सकेगा है में प्रिज्यूम, यहाँ उपधारणा करेगा 4 पैरा 2 में थी, अब किस में है 2(1) ठा 2(1) एल में है उपधारणा करेगा सेल्फ प्रिज्यूम। में प्रिज्यूम सेल्फ प्रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उपधारणा कर सकेगा किस में है 2(1) एल में, और पहले किस और में प्रिज्यूम किस में है 2(1) एच में, ठीक है। इसके बाद आती है 2(2) शब्दों और चिन्हों और पदों परिभाषित नहीं, यानी कि वे शब्द और चिन्ह जो परिभाषित नहीं है, ये नई धारा है 2(2) धारा 2 की धारा 2 शब्दों और पदों जो परिभाषित नहीं है, ये नई धारा जोड़ी गई है, पहले पुराने वाले में नहीं थी ये, ठीक है। इसके बाद धारा 3 है नए में विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य में दिया जा सकेगा। वहीं पुराने में ये धारा 5 हुआ करती थी, विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य में दिया जा सकेगा। अगली धारा जो पुराने में 6 हुआ करती थी, एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, जो नए में धारा 4 है। अगली नए में जो धारा 5 है वो है वे तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम हैं। ये धारा 5 है नए में, पहले ये धारा 7 हुआ करती थी। अगली धारा 6 है हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण, अब ये धारा जो 6 है वो पहले 8 हुआ करती थी। अगली है धारा 7 विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तत्व, पहले यह धारा 9 हुआ करती थी। 8वीं धारा है BSA 2023 में सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा की गई बातें,
ये 8वीं धारा है नए में, और पहले ये धारा 10 हुआ करती थी। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं धारा 9 पर। जो नए में धारा 9 है, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे? व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। ये धारा 9 है, और पुराने वाले साक्ष्य अधिनियम में धारा 11 है। अगला है 10, रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत हैं। धारा 10, फैक्ट टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलेवेंट इन सूट फॉर डैमेजेस। पहले यह धारा 12 हुआ करती थी। अगला धारा 11 है नए में, जब अधिकार या रूढ़ि प्रसंगत है तब सुसंगत तथ्य। फैक्ट रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम्स इज इन क्वेश्चन। यह धारा 13 हुआ करती थी, अब धारा 11 है। अगला है 12, जब मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। ये धारा 12 है, पहले यह धारा 14 हुआ करती थी। फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग। अगली है धारा 13, कार्य आकस्मिक या साहस था। इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। पहले यह धारा 15 हुआ करती थी, और अब कौन सी है? 13। फैक्ट वियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर फैक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अगला है धारा 14, कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है? एक्सिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। धारा 14, पहले यह धारा 16 हुआ करती थी। धारा 15 है नए में, स्वीकृति की परिभाषा। एडमिशन डिफाइंड, तो स्वीकृत किसमें परिभाषित किया गया है नए एक्ट में? धारा 15 में। और वहीं पुराने एक्ट में धारा 17 में परिभाषित किया गया था एडमिशन को। ठीक है, 15वां प्रश्न है, 16वीं धारा है नए BSA 2023 में, कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृत। ठीक है, और पुराने में ये क्या हुआ करती थी? पुराने में हुआ करती थी धारा 18, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। अगली धारा 17 है, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। पहले यह धारा 19 हुआ करती थी। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 2 धाराओं का अंतर चल रहा है, नए में और पुराने में। जो पहले 17 थी वो 19 है, जो 18 थी वो 20 है, जो 19 है वो 21 है। ठीक है, तो हम किस पे थे? 17 हो गई, अब 19 हो गई। इसके बाद 18 है, वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। धारा 20 हो गई है, अब 18 है, एडमिशन बाई पर्सन्स एक्सप्रेसली रिफर्ड टू बाई पार्टी टू सूट। अगला प्रश्न है अगली धारा है 19 जो नए वाले साक्ष्य अधिनियम में है, स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। पहले यह धारा 21 हुआ करती थी। प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाई और देयर बिहाफ। इसके बाद धारा 20 है, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। पहले यह धारा 22 हुआ करती थी। When oral admission as to contents of documents are relevant। अगली धारा 21 जो पहले 23 थी, सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत हैं? एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट। धारा 22(1) जो पहले 24 हुआ करती थी, उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है? ये पहले धारा हुआ करती थी 24। कन्फेशन कॉज्ड बाई इंड्यूसमेंट, थ्रेट, करेक्शन और प्रोमिसेस व्हेन इररिलेवेंट इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इसके बाद धारा 22 सेकंड है, उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होगी? ये पहले धारा 28 हुआ करती थी। कन्फेशन कॉज्ड बाई इंड्यूसमेंट, थ्रेट, करेक्शन और प्रोमिस व्हेन रिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इसके बाद अगली धारा है हमारी 22। धारा 22(2) उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई
संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होंगी? ये धारा पहले 29 हुआ करती थी। इसके बाद 23(1) है पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये धारा नए वाले एक्ट में कौन सी है? 23(1). पहले कौन सी हुआ करती थी? धारा 25, पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित ना होना। कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी के सामने कुछ भी कन्फेस कर देता है, भाई पुलिस के डर से कौन नहीं बताएगा, मरता क्या ना करता। जब किसी व्यक्ति के ऊपर भी मार पड़ेगी तो तुरंत भाई झूठ भी बोल देगा वो, बचने के लिए किसी तरह से, नहीं तो खाए फिर पुलिस के लात घूंसे और पट्टे। तो इसीलिए पुलिस के सामने किया गया जो कन्फेशन है वो साक्ष्य के रूप में साबित नहीं माना जाता है। पहले 25 हुआ करता था, अब नए वाले में 23(1) है, और उसकी भाषा भी बदल गई है। पहले भाषा थी पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति का साबित ना किया जाना, अब भाषा क्या हो गई है? पहले 25 था, अब 23(1) में है पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, पहले था कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। इसके बाद अगली धारा है 23(2) पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति। दोनों की भाषा सेम है, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, लेकिन पहले ये धारा हुआ करती थी 26 पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना। इन दोनों को अब 23(1) और 23(2) बना दिया गया है। कन्फेशन बाई एक्यूज्ड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, पुलिस की अभिरक्षा में अगर किसी भी व्यक्ति ने उसके खिलाफ कोई भी एलिगेशंस जो लगाए गए हैं उनको स्वीकार कर लिया है तो वो उसके खिलाफ एज ए प्रूव नहीं माने जाएंगे कि भाई उसने मान लिया, चलो इसी के आधार पर उसको सजा दे दी जाए। ठीक है, इसका कारण आप सभी लोग जानते ही हैं जो पुलिस से अच्छी तरह वाकिफ होंगे, और जिन्होंने उनकी प्रताड़ना को सहा है तो उनसे अच्छा तो कोई नहीं जान सकता। ठीक है, 26 और 27 इसी में आ जाते हैं। अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में भी कितनी साबित की जा सकेगी, कितनी साबित की जा सकेगी। ठीक है, अगला है 24 नए साक्ष्य अधिनियम में जो धारा 24 है वो है साबित स्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना। पहले यह धारा 30 हुआ करती थी। कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर ज्वाइंटली अंडर ट्रेल फॉर सेम ऑफेंस, ये धारा होगी 25 नई में, पहले ये 30 हुआ करती थी एविडेंस एक्ट में। अगली धारा है धारा 25, स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकेंगे, ये धारा 31 हुआ करती थी, अब 25 है। एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। अगली धारा 26, वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नहीं सकता आदि। पहले यह धारा 32 हुआ करती थी, अब 26 है। केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट इज बाई पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड ETC इट रिलेवेंट। अगली धारा है धारा 27 जो पहले 33 थी, अब 27 है नई में। किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति, रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रोवाइडिंग इन सब्सिक्वेंस प्रोसीडिंग और द ट्रुथ ऑफ फैक्ट देयर एन स्टेंट। अगला है धारा 28, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत होंगी। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन रिलेवेंट, पहले यह 34 थी, अब 28 है। अगली धारा 29, कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिकी अभिलेख की प्रविष्टि की सुसंगति, रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इज परफॉर्मेंस बाई ड्यूटी, ये पहले धारा 35 हुआ करती थी, अब 29 है। अगला है 30, धारा 30 क्या कहती है नए BNS में, मानचित्रों चार्टों और रेखांकनों के कथनों की संस्वीकृति, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप चार्ट एंड प्लान्स, ये धारा क्या हुआ करती थी पहले 36, अब कौन सी है धारा 30। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगली ये धारा 31 नई वाले में क्या है 31 धारा क्या कहती है, कतिपय अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति, पहले यह धारा 37 हुआ करती थी, अब 31 है। अगली है धारा 32 जो पहले 38 हुआ करती थी, विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के अभिकथनों की सुसंगति जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप भी है, और ना केवल विधि की किताबें छपी हुई भी नहीं जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल भी, उनकी सुसंगति कब रिलेवेंट हो। रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेंट्स इन लॉ बुक्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अगली धारा पर। अगली धारा है धारा 33। धारा 33 क्या कहती है BNS में,
जब कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग है, तब क्या साक्ष्य दिया जाएगा? पहले यह धारा 39 थी, अब 33 है। इंग्लिश में क्या है? What evidence to be given when statement forms part conversation, documents, electronic record, book और series of letters और papers। ठीक है, पहले है 39 हुआ करती थी। इसके बाद हम लोग आते हैं धारा 34 पर। धारा 34 द्वितीय वाद या विचारण के वर्जन के लिए पूर्व निर्णय सुसंगत है। बताती है कि अगर कोई दूसरा वाद या विचारण हो रहा हो और उसमें वर्जन के लिए पहले से जो निर्णय दिया गया है वो सुसंगत होता है, रिलेवेंट होता है। पहले यह धारा 40 हुआ करती थी, अब कौन सी है? 34। अगला प्रश्न है, अगली जो धारा है नए में भारतीय साक्षर नियम में 35, समप्रमाण आदि विषयक अधिकारिता के कतिपय निर्णयों की सुसंगति। पहले 41 हुआ करती थी, प्रोबोट इत्यादि विषयक अधिकारिता के निर्णयों की सुसंगति। अब कौन सी है? 35 है। रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबोट ETC जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अगली धारा है 36। धारा 36 क्या कहती है कि धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और उनका प्रभाव। पहले यह धारा 42 हुआ करती थी। अगली धारा है 37। धारा 37 कहती है धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में वर्णित से भिन्न निर्णयों आदि कब सुसंगत होंगे? जजमेंट ETC अदर देन दोज मेंटेन्ड इन सेक्शन 34, 35 एंड 36 व्हेन रिलेवेंट। पहले यह धारा 43 हुआ करती थी, अब धारा 37 है। अगली धारा है 38 जो पहले 44 थी। धारा 38 कहती है कि निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या साठगांठ या न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। फ्रॉड और कोल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट ऑफ इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। 38 पहले 44। इसके बाद धारा 39। धारा 39 क्या कहती है? विशेषज्ञों की राय, बहुत इंपॉर्टेंट। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट पहले कौन सी थी? 45, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये 45 हुआ करती थी, अब कौन सी है? 39(1) विशेषज्ञों की राय, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। धारा 39(2) विशेषज्ञों की राय, ये किन मामलों में है? पहले ये 45 का हो सकती थी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में परीक्षण की राय विशेषज्ञों। जब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होता है तो उसमें ओपिनियन की राय क्या होती है? अब इसको ओपिनियन की राय से ही जानते हैं, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट दोनों को 39(1) और 39(2) में। इसके बाद 40 है विशेषज्ञों की राय संबंधित तथ्य, फैक्ट वियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स 40। पहले यह 46 थी। इसके बाद 41(1) और 41(2). 41(1) है हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत होगी? ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रिलेवेंट। तो पहले थी 47 जो 41(1) है, हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत होगी, और 41(2) हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत होगी इसके बारे में बताती है। पहले क्या थी? 47 का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सुसंगतता थी वही अब हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में कब सुसंगत होगी? 41 की उपधारा 2 बना दी गई। ठीक है, इसके बाद धारा 42। धारा 42 क्या है? धारा 42 है साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में कब राय कब सुसंगत होंगी। ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ जर्नल कस्टम्स और राइट व्हेन रिलेवेंट। पहले यह धारा 48 थी, अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत होगी। ठीक है, जो अब 42 है। अगली धारा 43 प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। पहले यह धारा 49 थी, प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। अगली धारा है धारा 44। धारा 44 नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है के बारे में बताती है। ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलेवेंट। वहीं धारा 50 पहले नातेदारी के राय के बारे में कब सुसंगत है बताती थी। इसके बाद आती है धारा 45 जो पहले धारा 51 हुआ करती थी, 51। अब कौन सी है? 45। राय के आधार पर कब सुसंगत है। ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलेवेंट। इसके बाद आती है धारा 46। धारा 46 क्या है? सिविल मामलों में लांछित आचरण साबित करने वाला सील विसंगत। इन सिविल केस करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट्स इम्प्यूट इररिलेवेंट। पहले यह धारा 52 हुआ करती थी, 52। अब क्या है? 46। अगली धारा है 47 जो पहले 53 हुआ करती थी। दांडिक मामलों में पूर्ववर्त अच्छा सील कब सुसंगत है। इन करेक्टर इन क्रिमिनल केस प्रीवियस गुड करेक्टर रिलेवेंट। कोई भी आपका दांडिक मामला हो तो उसमें आपका जो सील है, आपका जो चरित्र है वो अच्छा या बुरा है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी क्या रिलेवेंसी है, उसके बारे में बताता है।
इसके बाद अगली धारा है धारा 48, जो पहले 53 का हुआ करती थी। कतिपय मामलों में सील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत ना होना, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट इन सर्टेन केस। वे कौन कौन से मामले हैं जिनमें आपका लैंगिक अनुभव या सील सुसंगत नहीं है, नॉट रिलेवेंट। पहले यह धारा 53 का थी, सील का साक्ष्य या पूर्व यौन अनुभव कतिपय मामलों में सुसंगत नहीं है। इसके बाद अगली धारा है धारा 49 है, उत्तर में होने के सिवाय पूर्ववर्त बुरा सील सुसंगत नहीं है। पहले यह धारा 54 हुआ करती थी, अब धारा है 49। प्रीवियस बैड करेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्टेड इन रिप्ले। अगला है धारा 50, जो पहले धारा 55 थी। नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील करेक्टर इज अफेक्टिंग डैमेजेस। धारा 55 थी पहले। धारा 51 है, न्यायिक रूप से अवलोकनीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। ये धारा 56 थी, 56 थी, अब 51 है। इसके बाद आती है धारा 52। धारा 52 क्या कहती है? ये कहती है कि वे तथ्य जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा, यानी कि फैक्ट ऑफ विच कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। कौन कौन से तथ्य हैं जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा, जुडिशियल जो है उन पर जुडिशियल नोटिस करेगा, उनके बारे में धारा 52 बताती है। और पहले यह धारा क्या होती थी? 57। वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी। अगली धारा है 53। धारा 53 क्या कहती है? स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, यानी कि वे फैक्ट जो स्वीकृत हैं उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यह धारा 53 बताती है 53। पहले यह धारा बताती थी 58। ठीक है। इसके बाद धारा 54। धारा 54 क्या कहती है? मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना 59 हुआ करती थी पहले, अब 54 है। प्रूव ऑफ फैक्ट्स बाई ओरल एविडेंस, यानी कि वे कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन से एविडेंस हैं, साक्ष्य हैं जो मौखिक रूप से साबित किए जा सकते हैं। ठीक है। अगली है धारा 55। धारा 55 क्या कहती है? मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना, ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट। पहले यह धारा 60 हुआ करती थी। धारा 56 है, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेजों की जो अंतर्वस्तु है उनका सबूत, इसके संबंध में बताती है धारा 56। पहले यह धारा 61 हुआ करती थी। अगली धारा है 57, प्राथमिक साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस। पहले यह धारा कौन सी थी? धारा 62। इसके बाद द्वितीयक साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। 57 में है प्राइमरी एविडेंस और 58 में है द्वितीयक सेकेंडरी एविडेंस। और पहले यह प्राथमिक एविडेंस 62 में था और 63 में था द्वितीयक एविडेंस। इसके बाद आता है 59 क्या बताती है? 59 बताती है प्राथमिक साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों का साबित किया जाना, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाई प्राइमरी एविडेंस। अब प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है वो आपने जान लिया, द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है वो जान लिया। अब आप धारा 59 में, जो पहले धारा 64 हुआ करती थी, उसमें ये जानेंगे कि प्राथमिक साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों को कैसे साबित किया जाना है। इसके बाद धारा 60 आती है। धारा 60 क्या कहती है? धारा 60 कहती है कि वे दशाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। कब आपको किसी भी पत्रावली के संबंध में सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकते हैं, किन किन कंडीशन में आप सेकेंडरी एविडेंस देंगे? जो द्वितीयक साक्ष्य है धारा 58 में, उसको किन किन परिस्थितियों में आप देंगे, कब उसकी आवश्यकता होगी, वो बताती है आपकी धारा 60। पुराने में धारा 65 बताती थी, अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। ठीक है। इसके बाद आता है धारा 61, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख। ये धारा नई जोड़ी गई है, ध्यान से सुनना दोस्तों। धारा 61 जो है वो न्यू धारा है BSA 2023 में। कौन सी धारा? 61, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। इसके बाद आती है धारा 62, जो पहले कौन थी? 65A, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट धारा 62 है। पहले क्या थी? 65 का। सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्यों है कि 65B इस धारा के बारे में कोई भी व्यक्ति जो प्रैक्टिस में होगा वो जरूर जानता होगा कि 65B कितनी इंपॉर्टेंट है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जब भी किसी पत्रावली में लगाया जाता है, कोई फोटो डिजिटल फोटो को बनवा करके लगाना या कोई वीडियो कुछ भी लगाना, वो तब तक साक्ष्य के रूप में नहीं गिना जाता जब तक उसमें 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगा होता। सर्टिफिकेट कौन देता है? जो उस एविडेंस को कलेक्ट करके लगाता है कि उसमें कोई टेम्परिंग नहीं की गई है। तो 65B इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता के बारे में उपबंध करता है। वहीं अब यह धारा हो गई है 63। ध्यान रखना दोस्तों, जो 65B का सर्टिफिकेट लगता था किसी भी एविडेंस में, जब भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगता था किसी भी पत्रावली में, तो वो अब धारा हो गई है 63, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। इसके बाद धारा 64। धारा 64 बताती है कि प्रस्तुत करने की सूचना के बारे में नियम। जो पहले 66 हुआ करती थी, पेश करने की सूचना के बारे में नियम। इसके बाद आती है धारा 65। धारा 65 उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना जिसके बारे में अभिकथित है कि उसने प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था। ये धारा पहले 67 हुआ करती थी, अब 65 है। प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग ऑफ पर्सन एलिज टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, पहले कौन सी थी? 67, अब कौन सी हो गई है? 65। अगला है 66, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत। इंपॉर्टेंट है, प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। पहले ये 67 का थी, अब कौन सी है? 66। इसके बाद अगली धारा है 67, ऐसे दस्तावेजों के निष्पादन का साबित किया जाना जिनका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। पहले यह 68 थी। ठीक है, इसके बाद 68 नए वाले में 68 क्या है? जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले तब सबूत, तब जो है सबूत, ये पहले 69 हुआ करती थी। अब आते हैं हम लोग 69 पर। जो BNS में धारा 69 है वो क्या उपबंध करती है उसको देख लेते हैं। 69 अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति, अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति, ये है धारा 69। पहले यह धारा 70 हुआ करती थी। ठीक है, अगली धारा है 70, जब अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन से इनकार करता है तब सबूत। धारा पहले क्या थी? 71। अगली है धारा 71, जब दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। पहले यह धारा 72 हुआ करती थी, अब कौन सी है? 71। इसके बाद आती है 72, हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्य से करना जो स्वीकृत या साबित है। पहले यह धारा 73। अब 73 कौन सी है धारा? BSA 2023 में डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत, प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। पहले यह 73A हुआ करती थी, अंकीय हस्ताक्षर के बारे में सत्यापन सबूत। अब ये 73 हो गई है, पहले 70A थी। इसके बाद हम लोग आते हैं 74(1) और 74(2). 74(1) कहती है कि लोक और प्राइवेट दस्तावेज, पब्लिक एंड प्राइवेट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। पहले पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे 74 में और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे 75 में। अब दोनों को किसमें कर दिया गया है? 74(1) में। धारा 74 की धारा 1 सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 में लोक और प्राइवेट दस्तावेज, और लोक और प्राइवेट दस्तावेज इनको 74(2) में कर दिया है, और पहले ये 75 में प्राइवेट दस्तावेज हुआ करते थे। इसके बाद आते हैं हम अगली धारा पर, सेक्शन 75, लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पहले यह धारा कौन सी थी? 76, लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां। अगली है 76, प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करने के द्वारा वस्तुओं का सबूत, यानी कि जो भी प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं किसी फाइल में एज ए डॉक्यूमेंट्स के रूप में, तो दस्तावेजों का सबूत माना जाएगा कि उसके संबंध में क्या प्रावधान है, वो 76 प्रावधान करती है। पहले यह धारा 77 हुआ करती थी। इसके बाद है धारा 77। धारा 77 क्या कहती है? अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत, प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। पहले यह धारा 78 हुआ करती थी। 78 है प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपबंध, प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइनेंस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। पहले यह 79 हुआ करती थी। 79 है साक्ष्य आदि के अभिलेख के बारे में प्रस्तुत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, साक्ष्य। पहले यह धारा 80 थी, अब कौन सी है? 79।
धारा 80 है राजपत्रों, समाचारों और अन्य दस्तावेजों के बारे में अवधारणा। कोई भी व्यक्ति किसी भी पत्रावली में सबूत के रूप में अगर राजपत्र, गैजेट्स और समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, कोई अन्य दस्तावेज करेगा तो उसके बारे में क्या प्रजम्पशन है, उसके बारे में जो प्रावधान है भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 तो नहीं कह सकते, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कह सकते हैं, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ही है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो समाचार पत्रों, राजपत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में जो अवधारणा है कि ये सबूत के रूप में कैसे लेगा कोर्ट, क्या है उसके बारे में प्रावधान, वो धारा 80 करती है BSA की। पहले यह धारा 81 हुआ करती थी। इसके बाद अगली धारा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखों में राजपत्र के बारे में अवधारणा। 81, पहले यह 81 का थी इलेक्ट्रॉनिक एवं राजपत्रों के बारे में अवधारणा। धारा 82 है राज्य के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में अवधारणा। पहले यह धारा 83 थी। 83 है विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में अवधारणा। धारा 84 थी पहले। 84 है मुख्तारनामों के बारे में अवधारणा। प्रिजम्पशन एज ए पावर ऑफ अटॉर्नी, धारा 85 है, थी पहले, अब कौन सी है 84। धारा 85 है इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में अवधारणा। पहले यह धारा 85 का थी इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में अवधारणा। धारा 86 है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के बारे में अवधारणा। ये धारा 86 है, पहले क्या थी 85 खा। अगली धारा है हमारी 87। 87 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों के बारे में अवधारणा। पहले यह क्या थी धारा 85 का। अगली 88 विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में अवधारणा, कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पत्रावली में न्यायिक निर्णय लगाता है जो विदेशों से आए हैं और वो प्रमाणित हैं विदेशी न्यायालयों से, तो उसके बारे में क्या अवधारणा की जाएगी, वो धारा 88 बताती है इंडियन एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2083 की। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा कौन सी थी, धारा 86 हुआ करती थी। ठीक है। इसके बाद धारा 89 पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में अवधारणा बताती है। यह धारा 87 थी पहले। 90 इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में अवधारणा करती है। पहले यह 88 का थी। धारा 91 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कहती है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में अवधारणा। पहले यह धारा क्या थी 89। धारा 92 है 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में अवधारणा। कोई भी दस्तावेज, कोई भी जो है डॉक्यूमेंट है वो 30 वर्ष पुराना है, 30 ईयर ओल्ड, तो उसके बारे में क्या अवधारणा होगी, वो धारा 99 बताती है। पहले यह धारा 90। अगला है 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में अवधारणा। 90 का थी पहले, 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में अवधारणा। धारा 94 है दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों और संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबंधनों का साक्ष्य। पहले यह धारा 91 थी। धारा 95 है मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन। पहले धारा 92 थी। 96 है संदिग्ध दस्तावेजों को स्पष्ट करने या उनका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन। पहले यह धारा 93 थी। धारा 97 है विवादक तथ्यों को दस्तावेजों के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। पहले यह धारा 94 थी। अगला है 98 क्या है, 98 धारा है विवादक तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। धारा 95 थी। धारा 99 कहती है कि उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। पहले यह धारा 96 थी। धारा 100 क्या कहती है, तथ्यों के 2 संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी ठीक लागू नहीं होती जिसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य है। पहले यह धारा 97 थी, अब 100 है। अगली धारा 101 अपठनीय लिपि आदि के बारे में साक्ष्य। ऐसी लिपि जो पढ़ी नहीं जा सकती उसके बारे में साक्ष्य, तो ये धारा 98 हुआ करती थी पहले, अब 101 है। 102 है दस्तावेजों के निबंधनों में हेरफेर करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा। ये धारा पहले 99 हुआ करती थी। अगली धारा 103 है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वसीयत संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति। सेविंग ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। 103 पहले यह धारा 100 थी, अब 103 है। 104 है सबूत का भार, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्डन ऑफ प्रूफ वो किस में है, 104 में, पहले किस में था 101 में। अगली धारा 105 सबूत का भार किस पर होता है। पहले धारा 102 थी, अब धारा 105 है। धारा 106 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, पहले 103 थी। बर्डन ऑफ प्रूफ एज ए पर्टिकुलर फैक्ट,
अगली धारा 107 है साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए साबित किए जाने वाले तथ्य को साबित करने का भार। बर्डन ऑफ प्रूफ फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। पहले यह धारा 104 हुआ करती थी, अब कौन सी है? अब है ये धारा 187, ठीक है 107 सॉरी। अगला है धारा 108। धारा 108 क्या है? यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है, जो पहले धारा 105 थी, अब 108 है। वर्डन ऑफ प्रूफ दैट केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शन। तो ये साबित करने का भार किस पर होगा? इसके संबंध में धारा 108 उपबंध करती है, जो पहले 105 में था। अगला है 109 विशेष ज्ञात तथ्यों को साबित करने का भार। वर्डन ऑफ प्रूफ फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। 106 विशेषता ज्ञात तथ्यों को साबित करने का भार। पहले 106 थी, अब 109 है। अगला प्रश्न है 110 अगली धारा है 110। धारा 110 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में उपबंध करती है। क्या बताती है? वो बताती है कि जब व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 3 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई ये कह रहा है कि वो मर गया है और न्यायालय को ये बात पता है कि वो पिछले 3 साल में जीवित था, तब उसके संबंध में क्या एविडेंस है क्या नहीं है, वो धारा 110 उपबंध करती है। पहले यह धारा 107 हुआ करती थी, ठीक है। इसके बाद धारा 111 यह उपबंध करती है कि यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से अधिक सुना नहीं गया है वह जीवित है। पहले यह धारा 108 थी। Burden of proof proving the person is alive who has not been heard of for 7 years। इसके बाद 112 प्रावधान करती है भागीदारों, भूस्वामी और किराएदार, मालिक और अभिकर्ता के मामले में सबूत का भार। Burden of proof as to relationship in the case of partners, landlord and tenant, principal and agent। पहले यह धारा थी 109, अब कौन सी है? 112। अगली धारा है 113 क्या उपबंध करती है? कहती है कि स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। किसी भी संपत्ति के स्वामित्व के बारे में सबूत का भार क्या होगा, किस पर होगा, इसके बारे में उपबंध करती है धारा 113। पहले यह धारा 110 थी। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। अगला धारा 114 उपबंध करती है उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जहां एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है, जो पहले धारा 111, अब कौन सी है? 114। अगली धारा 115 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। पहले यह धारा 111 थी। धारा 116 उपबंध करती है कि विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत। यह धारा पहले 112 थी। बर्डन ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। अगला है धारा 117। धारा 117 कहती है कि किसी भी विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्परिणाम के बारे में उपधारणा। बहुत इंपॉर्टेंट कि किसी भी महिला ने जो विवाहित है अगर अपनी आत्महत्या कर ली है तो उसके दुष्परिणाम के बारे में उपधारणा की जा सकेगी। प्रिजम्पशन एज टू अवेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले यह धारा 113A हुआ करती थी, किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्परिणाम के बारे में उपधारणा। अब कौन सी? 117। और भी इंपॉर्टेंट 118, जो पहले 113B हुआ करती, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले 113B थी, अब 118 है कि अगर किसी की दहेज मृत्यु हुई है उसके बारे में न्यायालय क्या उपधारणा करेगा। अगली धारा है 119, जो पहले 114 थी, अब कौन सी? 119। न्यायालय कतिपय तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, ठीक है। इसके बाद अगली धारा आती है हमारी 120। धारा 120 बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के ना होने की उपधारणा विबंध करेगा। कोई भी रेप होगा, प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। न्यायालय हमेशा रेप के मामलों में यह उपधारणा करेगा कि उसमें सम्मति नहीं थी। रेप जिस पीड़िता का हुआ है उसने उस रेप के लिए सम्मति नहीं दी थी, तभी तो उसने मुकदमा किया है आप किसी भी एक्यूज के ऊपर, किसी भी रेपिस्ट के ऊपर। तो ये साबित करने का भार उस व्यक्ति पर आ जाता है कि वो साबित करे कि उसने सम्मति से किया था या उसकी सम्मति के बिना किया था। पहले यह धारा 114 का थी, अब धारा है 120।
121 है विबंध स्टोपल, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले 115 था। इसके बारे में कहा जाता है कि जो एविडेंस एक्ट है वो कैसा है, प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन एक ऐसा उपबंध भी है इसमें जो सब्सटेंसिव लॉ की तरह काम करता है, विबंध, क्योंकि विबंध कोई प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत नहीं आता है। तो धारा 121 विबंध जो पहले 115 थी, बहुत इंपॉर्टेंट, 115 थी, अब 121 हो गई है, स्टॉपिंग। अगली धारा 122 है किराएदारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध, पहले यह धारा 116 थी, अब 122 है। 123 है विनिमय पत्र के पत्रग्रहीता उपनीति या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध, स्टोपल टू एक्सेप्टर और बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंस। अब ये हो गई है 123, पहले क्या थी 117। अगली धारा है 124, कौन साक्ष्य दे सकेगा, हु में टेस्टिफाई, पहले आई थी धारा 118। धारा 125 है साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना, विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, पहले आई थी धारा 119। धारा 126 है, क्या कहती है धारा 126? धारा 126 कहती है कि कतिपय मामले में पति और पत्नी की साक्षी के रूप में अक्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यह धारा उन अपराधों के बारे में बताती है जिनमें पति और पत्नी एक सक्षम साक्षी नहीं हो सकती। पहले आई कौन थी? पहले आई थी धारा 120, सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी, ये हुआ करती थी 120, अब ये 126 हो गई है। कंपिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज विटनेस इज सर्टेन केसेस, धारा 127 है न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, ये है धारा 127, पहले 121 थी जज एंड मजिस्ट्रेट। जज और मजिस्ट्रेट क्या अलग अलग है, क्या इनमें अंतर है, क्या है, ये धारा 127 पढ़ के आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अगली धारा है 128। धारा 128 क्या है? विवाहित स्थिति के दौरान में की गई सूचनाएं। धारा 122 विवाहित स्थिति के दौरान में की गई सूचनाएं। कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज, पहले 122 थी, अब 128 हो गई है। अगली धारा है 129। धारा 129 क्या है, क्या कहती है? राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, पहले 123 थी, अब 129 है। धारा 130 क्या कहती है? शासकीय संसूचनाएं, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, पहले 124 थी, अब 130। धारा 131 अपराधों के करने के बारे में सूचना, पहले धारा 125 थी। इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। अगली है 31(1) और 132(1), 132(2) और 132(3), ये 3 धाराएं हैं। 132(1) है वृत्तिक सूचनाएं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, ये पहले थी 126। 132(2) और 132(3) में है वृत्तिक सूचनाएं, इसमें भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, पहले क्या थी? धारा 126 दुभाषियों आदि को लागू होगी, ठीक है। अगली धारा है 133। धारा 133 क्या है? धारा 133 उपबंध करती है स्वेच्छा साक्ष्य देने पक्षकार के विशेषाधिकार का अभित्यक्त नहीं होगा। प्रिविलेज नॉट वाइव्ड बाई वॉलंटियरिंग एविडेंस, साक्ष्य देने के लिए स्वयं उद्यत होने के विशेषाधिकार अभित्यक्त नहीं हो जाता। इसके बाद धारा 134 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये धारा। इंपॉर्टेंट क्या है? विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचना। जो भी एडवोकेट्स या लीगल एडवाइज़र हैं, उनको अगर कोई बात बताई जाती है तो उसको बताने के लिए न्यायालय में प्रेशराइज नहीं किया सकता, किसी को बाध्य नहीं किया सकता कि आपको वकील साहब आपको क्या बात बताइए, सच बात बताइए न्यायालय में, या वकील साहब को आपने क्या बात बताई थी वो बताइए। तभी तो वकील से खुलकर बात की जाती है, और वो कोई भी न्यायालय आदेशित या निर्देशित नहीं कर सकता किसी व्यक्ति को बताने के लिए। विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचना, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइजर्स, पहले यह धारा 129 हुआ करती थी, अब धारा 134 है। इसके बाद धारा 135, जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों को प्रस्तुत किया जाना, धारा 30 हुआ करती थी, पहले 130, अब 135 है। अगला 136, ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिनका उन पर कब्जा है प्रस्तुत करने से इनकार कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति जिसके कब्जे में कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या दस्तावेज, कोई भी एविडेंस है और जिसे उसे न्यायालय में साबित करना चाहिए या न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए, वो उनको प्रस्तुत नहीं करता, तब क्या होगा ऐसी परिस्थिति में? इसके बारे में बंद करती है नई एविडेंस एक्ट की धारा 136, जो पुराने में 131 हुआ करती थी। इसके बाद आती है धारा 137। धारा 137 बंद करती है कि इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने के लिए क्षम्य नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट। पहले यह धारा 132 थी, अब धारा 137 है।
कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय में एविडेंस के तौर पर आया है और अपना साक्ष्य, अपना एविडेंस न्यायालय में दे रहा है और उससे कोई प्रश्न पूछा गया तो वह प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं देगा, इसलिए देने से मना नहीं कर सकता न्यायालय से कि हम अगर इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो हम स्वयं फंस जाएंगे, इस आधार पर वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड्स दैट आंसर विल क्रिमिनेट। अगर वह व्यक्ति फंसेगा तो उसका उत्तर नहीं देगा, इस आधार पर उसे क्षमा नहीं किया जाएगा, उसको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, ये धारा 137 हो गई। इसके बाद अगली धारा है धारा 138। धारा 138 से सह अपराधी, सह अपराधी के बारे में बंद करती है ये। एक्म्प्लेस, पहले यह धारा 133 थी, अब धारा 138 है। धारा 139 साक्षियों की संख्या, नंबर ऑफ विटनेसेस के बारे में बात करती है, जो धारा 134 थी। धारा 140 साक्षियों को प्रस्तुत करने और उनकी परीक्षा का क्रम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत ही, कि कोई भी साक्षी जब न्यायालय में एविडेंस के रूप में पेश किए जाएंगे तो उनका क्रम क्या होगा, किसको पहले होगा, किसके बाद में होगा, कैसे परीक्षा, मुख्य परीक्षा होगी, कैसे प्रति परीक्षा होगी, कैसे पुनः परीक्षा होगी। ठीक है, तो साक्षियों को प्रस्तुत करना और उनकी परीक्षा का क्रम, ये 135 थी पहले, अब 140 है। इसके बाद 141 है, न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा कि इसको लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए, पहले 136 थी। साक्षियों की परीक्षा, एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, 142 पहले यह क्या थी, एग्जामिनेशन इन चीफ, अब इसका नाम हो गया एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, मुख्य परीक्षा। 143 परीक्षाओं का क्रम, पहले 138 थी, अब 143 हो गई। इसके बाद 144 किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए व्यक्तियों की प्रतिपरीक्षा, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन 143, और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट 144। इसके बाद ये धारा हो गई है 144 और पहले क्या थी 139। ठीक है, इसके बाद धारा 145 सील का साक्ष्य देने वाला साक्षी, विटनेस टू करेक्टर, पहले यह धारा थी 140, अब क्या है 145। अगली धारा 146 1, 146 2, 146 3, 146 4, ये 4 धाराएं हैं। धारा 140 के 4 जो हैं 4 उपधाराएं हैं, सूचक प्रश्न, सूचक प्रश्न, सूचक प्रश्न, लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चन के संबंध में धारा 146 जो का है वो पहले 141 थी, सूचक प्रश्न, लीडिंग क्वेश्चन। धारा 146 की धारा 2 सूचक प्रश्न, पहले था 142, उन्हें कब नहीं पूछा जाना चाहिए, जो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं उनको कब पूछा जा सकता है, कब नहीं पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी उपबंध किया गया है। इसके बाद धारा 146 3, 146 4, यह है कि धारा 143 थी, उन्हें कब पूछा जा सकेगा, 143 में कब पूछा जा सकेगा लीडिंग क्वेश्चन को, 142 में कब नहीं पूछा जाएगा, और 141 में सूचक प्रश्न स्वयं है। अब इनको 146 के उपखंड या फिर उपधारा 1 2 3 4 में कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है 147। 147 क्या है, लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य, एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग, पहले यह थी 144, अब 147 है। 148 में है पूर्व लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, पहले क्या थी 145। इसके बाद धारा 149 प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, पहले क्या थी, पहले थी 146। धारा 150 साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा, व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, कि अब उसको उत्तर देना ही पड़ेगा, उसके बारे में धारा 150 उपबंध करती है, और पहले यह धारा 147 हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद हमारी धारा आती है 151, जो पहले 148 थी। धारा 151 न्यायालय विनिश्चय करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाएगा, ये न्यायालय तय करेगा। कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल टू आंसर, कंपेल टू आंसर, पहले यह धारा कौन सी थी 148। अगली धारा है 152, युक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो युक्त आधारों पर ही पूछे जाएंगे, उसके अलावा नहीं पूछे जाएंगे। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि बीच में वकील साहब कह देते हैं जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता रहता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, और ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड के बाद ऑब्जेक्शन पूछते हैं क्यों, तो कहते हैं कि रीजनेबल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इसकी कोई रीजनेबिलिटी नहीं है। तो इसके संबंध में उपबंध कहाँ है, एविडेंस में कहाँ गया है कि रीजनेबल क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, वो पूछा गया है धारा 149 में, और नई वाली में 152 में केवल युक्त प्रश्न जो रीजनेबल ग्राउंड्स हैं उन्हीं पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके अलावा वकील साहब उससे हट के पूछे नहीं क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर चोरी का अपराध हुआ है तो चोरी के अपराध के संबंध में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई आप जहाँ से चोरी हुई है वहाँ कितने सामान रखे थे, 10 लाख रुपए थे, 20 लाख रुपए थे, नोट
500 के नोट थे, 100 के नोट थे। ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है आपका कि चोरी हुई है आपकी जो है कानपुर में और प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे मध्य प्रदेश के कि मध्य प्रदेश में फलाना मंदिर कौन सा है या मध्य प्रदेश में नदी कौन सी बहती है। कोई रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 152 में है कि रीजनेबल ग्राउंड्स के आधार पर ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले 149 में था। इसके बाद है धारा 153, युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की दिशा में न्यायालय की प्रक्रिया। और अगर वकील साहब पूछते हैं तब न्यायालय क्या करेगा, तो वो 153 में है, पहले 150 में था। अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न, इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन, धारा 154 बताती है, पहले 151 थी। इसके बाद धारा 155, अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशायत प्रश्न। कोई भी अगर ऐसा प्रश्न पूछ रहा है जिससे जो साक्षी है वो अपमानित महसूस करे या अपने आप को तुच्छ महसूस करे, तो क्या ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नहीं पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत से रेप विक्टिम जो होते हैं, पीड़ित जो होते हैं, उनसे बहुत ही जो है अपमानित और क्षुब्ध करने वाले, कलंकित और अवशिष्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनकी रिलेवेंसी या उनको पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं, न्यायालय के आदेश से पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं, उन सबको आपको धारा 154, 155 में पढ़ने को मिल जाएगा, 153 में या 156 में, नए वाले में। और पुराने में 155, 151, 152 और 153 में। तो अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशायत प्रश्न किसमें 155 में, पहले 152 हुआ करती थी। 156 में है कि सत्यवादिता परखने के लिए प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का वर्जन, जो पहले 153 थी। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चंस, टेस्टिंग वेरिसिटी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अगली जो धारा है वो है 157, धारा 157, पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी में प्रश्न। ये धारा 157 बताती है क्वेश्चन बाई पार्टी टू हिज ऑन विटनेस, कि कब कोई पक्षकार जिसने किसी विटनेस को अपने पक्ष में बुलाया है अपने ही विटनेस से प्रश्न पूछेगा। पहले थी पक्षकार द्वारा अपने साक्षी से प्रश्न, क्वेश्चन बाई पार्टी ऑन हिज ऑन विटनेस, ठीक है। 154 बताती है, पहले 154 थी, अब 157 है। अगली है धारा 158, साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, इम्पैक्टिंग क्रेडिट ऑफ विटनेसेस, 158, पहले 155 थी। धारा 159, सुसंगत तथ्य के साक्ष्य को संपुष्ट करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे, धारा 159 है, पहले धारा 156 हुआ करती थी। अगली है धारा 160, उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वत कथन साबित किए जा सकेंगे, पहले यह धारा 157 थी, अब 160 हो गई। अगली धारा 161 है, साबित कथन के बारे में जो कथन धारा 26, धारा 27 के अधीन सुसंगत हैं, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी, पहले यह धारा 58 थी, अब धारा 161 हो गई। धारा 162 इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये है स्मृति ताज़ा करने के संबंध में, पहले 159 थी, अब 162 है। आप हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली को अच्छे से ही जानते हैं कि यहाँ पर जब कोई मुकदमा होता है तो उसका ट्रायल जो है 10-20 साल तक चलता रहता है। अब कोई मुकदमा, कोई घटना, कोई भी वाद विवाद जो 10-15 साल पहले हुआ है, क्या उस व्यक्ति को उस समय तक याद रह पाएगा जब वो गवाही देने जाएगा 15 साल बाद? तो उसके लिए उसको पुनः उस पर उसके जो बयान होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, या तुमने ऐसा ऐसा देखा था, इस समय देखा था, इस जगह पर देखा था। तो वो है स्मृति ताज़ा, रिफ्रेशिंग मेमोरी, वो 162 में, पहले 159 में था। इसके बाद 163, धारा 162 में वर्णित दस्तावेजों में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य, पहले 160 था, अब 163 है। धारा 164 है, स्मृति ताज़ा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार, स्मृति ताज़ा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार, ये 164 में है, पहले 161 में था। राइट टू एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। इसके बाद धारा 165, दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पहले 162 था, अब 165 है। धारा 166, दस्तावेज मंगाए गए और सूचना का प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का साक्ष्य के रूप में दिया जाना, पहले यह धारा 163 थी, अब धारा 166 है। अगली धारा है 167, धारा 167, सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना, ये धारा 167 है। पहले यह धारा थी 164, सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाना। अगली धारा है 168, प्रश्न करने या प्रस्तुत करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति। कोई भी न्यायाधीश प्रश्न करने या प्रस्तुत करने का आदेश देने की उसकी शक्ति होती है। इसके संबंध में 168, धारा 168 उपबंध करती है नई एविडेंस एक्ट की, वहीं पुरानी एविडेंस की धारा ये 165 थी। अगली धारा है 169, साक्ष्य के अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए नया विचारण नहीं होगा, नो न्यू ट्रायल फॉर
इम्प्रूवर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। पहले यह धारा 167 थी। इसके बाद धारा 170 निरसन और व्यावृत्तियाँ, रिपील एंड सेविंग्स के बारे में बताती है। वहीं यह धारा 2 थी, धारा 2 जो अधिनियम का निरसन हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हिंदी में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट नंबर 4823 समाप्त होता है कि इसमें कौन सी धारा पहले थी, पुराने वाले में थी और नए वाले में उसका नाम क्या है, नई धाराएं कितनी बढ़ी हैं, कितनी घटी हैं। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।